नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया गया है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस किया गया है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। 150 में से आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको बता दें कि ये वॉल्यूम 3 है। इसका पहले अपने चैनल पर वॉल्यूम 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो उसे नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको एक चीज़ बताना चाहें कि जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है तो उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। और साथ ही वीडियो को आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो बोरेक्स है किसका अयस्क है? तो सोडियम धातु का अयस्क है बोरेक्स। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करना है। उनके वेगों के, ठीक है, उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करना है। तो चयन कर लीजिए। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले अल्फ़ा, मतलब जो सबसे कम जो वेग का स्पीड किसका है? अल्फ़ा का है। उसके बाद न्यूट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक है और सबसे कम आपके अल्फ़ा कण का है। अगर यहाँ पर क्या बोला गया था? वेगों के बढ़ते क्रम में। अगर बोला जाएगा कि द्रव्यमान के क्रम में, क्या बोला जाएगा? द्रव्यमान के क्रम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा कर दीजिए। पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा कण आएगा द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और वेग के बढ़ते क्रम में पहले आएगा अल्फ़ा, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। श्यानता का गुण पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है श्यानता का गुण? तो द्रव एवं गैस दोनों पाया जाता है। द्रव एवं गैस जो है दोनों में श्यानता का गुण पाया जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है। यदि किसी लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है। उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या है? तो 1 मीटर और उत्तर लेंस है। 1 मीटर और उत्तल लेंस है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, तो किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल सिद्धांत के अनुसार काम करता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो ट्रैक्टर होता है उसके डल्ला में देखिएगा लगा होता है। ऑटोमेटिक डल्ला को जो है जो ड्राइवर होता है अपने सीट पर बैठ के ही उसे उठा देता है। तो किस कारण उठाता है? तो हाइड्रोलिक सिद्धांत के कारण उसे उठाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि? इसमें से कौन आपके जो है एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि है। द्रव्यमान आपका एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, वेग, कोणीय संवेग ये सारे क्या हैं? तो सदिश राशियां हैं। सारे आपके सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आपको हम समझा देंगे तो समझ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से किसके कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे परिक्रमण बोला जाता है। यहाँ पर समझिए कि ये सूरज है और आपका इस पर यहाँ पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी जब अपना अक्ष पर घूमेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे घूर्णन। क्या बोलेंगे उसे घूर्णन बोला जाएगा। अपने अक्ष पर घूम रहा है उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे। जब ये यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी था, अब घूमते घूमते यहाँ पर आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परिक्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे
इसे परिक्रमण बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो घूर्णन होगा उससे क्या होगा कि दिन रात बदलेगा, जबकि परिक्रमण होगा उससे क्या बदलेगी, ऋतु बदलेगी, इससे ऋतु बदलेगी, ध्यान रखिएगा। सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जी मार्कोनी के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, रेडियो का। जे.एल. बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविज़न का। अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा टेलीफोन का। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो है ग्रामोफोन का किया गया था। तो सारे सम्मिलित हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा। लार की प्रकृति होती है, लार कैसा होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, क्षारीय एवं अम्लीय होता है। तो कैसा होता है, लार जो होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। लार जो है अम्लीय होता है। जो लार होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से जो है 6.8 तक इसका पीएच मान होता है लार का। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लार में जो है क्या पाया जाता है, तो लार में जो है टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम यहाँ पर लिख देते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम क्या है, एक पाचक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है, ध्यान रखिएगा। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है, तो केल्विन पैमाने पर जो है भाप बिंदु होता है 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस पे बोला जाएगा तो कितना होगा, सेल्सियस पे बोला जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस में। अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, तो जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होता है तो आभासी एवं सीधा बनता है। परिपथ में धारा है, तो परिपथ में धारा है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, तो 4 ओम हो जाएगा। 1/R तो 1/4 प्लस 1/2, इसे सोल्व कर लीजिएगा तो 1.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, मोमबत्ती के हवा में जलने वाला उत्पाद नहीं है, तो क्या नहीं है, नाइट्रोजन तो है। जब मोमबत्ती हवा में जलता है तो इससे क्या बनता है, तो इससे नाइट्रोजन नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी बनता है, कालिक के रूप में कार्बन ये भी बनता है। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है नहीं बनता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं बनता है, ठीक है। दांतों के एनामिल में जो है कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। दोबारा देखिए, दांतों के एनामिल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय बेस होती है। निम्नलिखित में से कौन आपके सही है, जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा आपके सही है, तो देख लीजिए। सभी धातु तन है, तो ये गलत है। सभी अधातुएं तन होती हैं, ये भी गलत है। समानता धातुएं तन होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। कुछ अधातु तन होती हैं, तो ये भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, कोशिका का कौन सा भाग आपके निर्जीव है, तो वैक्यूल जो आपके है, वैक्यूल इसका जो ये आपके है ये क्या है, निर्जीव है। वैक्यूल जो क्या है, निर्जीव है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाता है,
तो नाभिक को नहीं माना जाता है, नाभिक को नहीं माना जाता है, जबकि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया सूक्ष्म नलिका को माना जाता है। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है, तो इसमें आपको याद रखना है जो धमनी है यहाँ पर रक्त का पीएच कम होता है, जबकि शिरा में रक्त का पीएच अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसमें से कौन आपके जो है वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? बारबरा मैकिलटॉक के द्वारा किया गया है। बारबरा मैकिलटॉक के द्वारा जो है जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार तत्व का सही क्रम क्या है? मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया जाता है। कार्बन कितना परसेंट होता है? तो कार्बन 18% होता है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन होता है, 10% होता है। नाइट्रोजन 3% होता है। कैल्शियम 1.4% होता है। और उसके बाद होता है फास्फोरस कितना पाया जाता है मानव शरीर में? तो 1.1% पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है पादप हार्मोन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। पहला है ऑक्सिन्स। इसका उपयोग क्या होता है? फल पकाने में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा। जो ऑक्सिन्स है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है, पत्तियों का विलगन होने से रोकता है, साथ ही खरपतवार को नष्ट करता है ऑक्सिन्स। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है जिब्रेलिन्स, बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि, तो ठीक है। साइटोकाइनिन, कोशिका का विभाजन, ये भी ठीक है। एब्सिसिक एसिड, वृद्धि रोधक है, तो ये भी ठीक है। तो पहला आपका गलत है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। कौन है? एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके गलत हो जाएगा। आपसे गलत आंसर पूछा भी था कि इसका गलत कौन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में जो है सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म में जो है सही सम्मिलित नहीं है? इसका मतलब कि गलत वाला हमें ढूंढना है। सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन B1, थायमिन, ठीक बात है। विटामिन B3, नियासिन, ये भी ठीक है। विटामिन B7, बायोटीन, विटामिन B11, फोलिक एसिड, तो सारे के सारे कथन आपके ठीक है। इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, केमिकल चेंज में शामिल है। तो केमिकल चेंज में क्या शामिल है? तो इसे पढ़ लीजिए। अवशोषण या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है रासायनिक परिवर्तन में। अवशोषण या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है रासायनिक परिवर्तन में, से नोट कीजिएगा। जंग एक मिश्रण है, तो जंग एक किसका मिश्रण है? जंग आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड का मिश्रण है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्मॉग किसका उदाहरण है? अस्मॉग किसका उदाहरण है? जो दिल्ली में रहते होंगे इसे फेस भी करते होंगे। अस्मॉग किसका उदाहरण है? तो हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है? क्लास सेकेंड लीवर का इसमें उदाहरण कौन है? तो व्हील बैरो है। व्हील बैरो है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपके आता है, तो इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसमें से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो जो समुद्री जल है वह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, जबकि जो उबला हुआ पानी है वो विद्युत का सबसे खराब चालक है। ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक
एलसीएम 300 है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो 60 होगी। इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा, ये मैथ का सवाल है। उसके बाद 32 है, 32 का आंसर कितना होगा, तो 2/3, तो सी होगा। 33 का 7, 34 का सी, 35 का डी, 36 का सी, 36 का सी, ठीक है। 37 का ए, 38 ए, 39 बी, 40 डी। अब करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है, तो किस देश में बनाया गया है, वियतनाम में बनाया गया है, वियतनाम में बनाया गया है। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो पूर्णिया में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। ये संयंत्र जो है कितने की लागत से बन रहा है, तो 105 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा चुका है, तो कहाँ पर किया गया है, इस जेनेवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जेनेवा में किया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है, 1995 में इसकी स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जेनेवा भी दे दिया है और स्विट्ज़रलैंड भी दे दिया है, ठीक है। तो जेनेवा मानिएगा, ठीक है। जेनेवा जो है कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्ज़रलैंड देश में स्थित है जेनेवा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है, तो जो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो 25 अप्रैल को मनाया गया और इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ वर्डन एंड सेव लाइव्स। इसका थीम है, फिर से बोलते हैं, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइफ इसका थीम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया है, बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया है, गांधीनगर में किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो अच जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है, नागपुर में लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। जो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है वो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है, हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो न्यूजीलैंड देश में इसका फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, क्राइस्ट चर्च में किया गया था, क्राइस्ट चर्च में किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। दोबारा देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि आरपीएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन आहट
आरपीएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। इसे दोबारा देखिएगा, आरपीएफ के द्वारा जो है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया गया है। किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश से है। और आपको याद रखना है कि एक एंड्रू साइमंस थे, उनका भी हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। उनका भी संबंध ऑस्ट्रेलिया से ही था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच। इसे दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम कवच है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल देश का पहला राज्य बन गया है कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार जो है किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है हैदराबाद एएफसी के द्वारा जीता गया है। हैदराबाद एएफसी के द्वारा जीता गया है। किसे पराजित करके जीता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे पराजित करके जीता है? तो केरल ब्लास्टर को पराजित करके जीता है। केरल ब्लास्टर को पराजित करके जीता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति से कितना पैसा आएगा। राजस्व प्राप्ति से कितना पैसा आएगा? तो 22,04,422 करोड़ रुपया जो है कहाँ से आएगा? राजस्व प्राप्ति से। और इसका पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति से कितना आएगा? तो 17,40,487 रुपये आपके जो है पूंजीगत प्राप्तियों से आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अस्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? ध्यान रखिएगा, अस्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.2% आपके अनुमानित है 2021-22 में। जबकि आपको याद रखना है कि 2020 और 21 में कितना आपके वृद्धि हुआ है? तो आपको याद रखना है 7.3%। 7.3%, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 6 दिसंबर को जो है भारत और बांग्लादेश ने जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर 1971 को भारत के द्वारा जो है बांग्लादेश को देश का मान्यता दिया गया था। उस समय बांग्लादेश आज़ाद भी नहीं हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? तो 6 दिसंबर में 10 दिन जोड़ दीजिए तो आपके बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था?
तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश आपकी आज़ाद होता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद होता है 1971 में। हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बखीरा जो वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसमें आपको याद रखना है कि एक है खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो कितने हैं? 64 है। पहले कितना था? 49 + 5 + 10, 64 वर्तमान में आपकी भारत में रामसर साइट है। अगर वीडियो कोई बाद में देखिएगा ये चेंज हो जाएगा तो इसे आप लोग अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी 64 है वर्तमान में जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? इसका मतलब गलत कथन को आपको ढूंढना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं, बिल्कुल ठीक है। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन वर्तमान में नहीं है, ये पहले थे। तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अनंत नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन, ठीक है, नागेश्वरन। तो सी वाला गलत हो जाएगा। डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, आप सभी को पता है। तो इसमें गलत कौन हो गया? सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो स्पेन में आयोजित किया गया। स्पेन के किस शहर में? तो स्पेन के मैड्रिड शहर में, स्पेन के जो है मैड्रिड शहर में किया गया है। कब किया गया है? तो 28 से 29 जून को किया गया है। जो नाटो है इसकी स्थापना कब होता है? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 136वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे दिया गया है? तो फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो व्यास कौन है? जो व्यास होता है अक्सर क्या करता है? गाता बजाता है। तो ठीक क्या होता है? असगर बजाहत जो है, असगर बजाहत को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है 2021 के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान मिला है। भारत के द्वारा कुल कितना मेडल जीता गया? भारत के द्वारा कुल 19 मेडल जीता गया था। जबकि ओलंपिक में भारत कौन सा स्थान पर रहता है? ये तो हो गया आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक। और ओलंपिक में 48वें स्थान पर भारत रहता है। भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? दोबारा देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित की है और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उसका नाम क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने जो है नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो है सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? वक्त खां के द्वारा किया गया था। और इस समय मुग़ल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय मुग़ल बादशाह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? पहला आपके बम्बई में होता है, दूसरा कोलकाता में होता है, तीसरा मद्रास में होता है, चौथा इलाहाबाद में होता है। पहला के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सेकंड वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा में कौन थे? तो तीसरा के बारे में आपको याद रखना है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। कब बनती है? 1917 में बनती है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतिम सिख राजा था? अंतिम सिख राजा कौन था? तो दलीप सिंह। कौन थे? दलीप सिंह थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके पंजाब है जो सिख साम्राज्य था, इसे अंग्रेज़ों के द्वारा अपने राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1849 में। और 1849 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया हैं। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1859 से 60 के बीच में होता है। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नील किसान विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा दिया गया? तो दिगंबर बिश्वास। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा नील विद्रोह बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है। ये कब आता है? 1854 में आता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। बंगाल के विभाजन के संदर्भ में किसने कहा विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? ये किसका कथन है? बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर जो है एक वज्र की तरह गिरा है? किसके द्वारा बोला गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया था। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक, ध्यान रखिएगा, गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो प्रथम अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। बाद में मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती में आपके छपने लगता है। कौन? गदर। ठीक है, गदर पत्रिका। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1904 में होता है। कब होता है? 1904 में होता है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन कब होता है? 1904 में होता है। और आपको याद रखना है कि एक गुप्त सभा थी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1921 से 26 तक है। 1921 से 26 तक है। साथ ही आपको याद रखना है कि चौरी चौरा जो कांड घटना है, ये कब घटित होता है? तो 1922 को घटित होता है। 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया जाता है? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो देव समाज है उसका संस्थापक तो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री जो हैं देव समाज के संस्थापक हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया स्वदेशी और बहिष्कार को। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में बंगाल का विभाजन भी होता है। अल हिलाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बीपीएससी के द्वारा देखिए पत्रिका से जो है हर वर्ष 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो लूसेंट बुक है वहाँ पर पत्रिका दिया गया है और उससे आप लोग रिवीजन मारिएगा। अगर आपको टाइम मिलेगा डेली तो 5 मिनट आप रिवीजन दीजिएगा किस पर? पत्रिका पर। उससे क्या हुआ कि आपका पत्रिका याद हो जाएगा, क्योंकि पत्रिका हम सभी लोग भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पत्रिका को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को जो है वापस कर दिया? यहाँ पर लिखा गया सिर्फ नाइट की उपाधि, नाइटहुड होना चाहिए, ठीक है पूरा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया गया, कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया गया। साथ ही आपको याद रखिएगा जो नाइटहुड है इसे सर की भी उपाधि बोला जाता है। तो सर की आपसे करके पूछता है कि जो सर की उपाधि है किसके द्वारा वापस कर दिया गया था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया? तो 1883 में लाया गया इल्बर्ट बिल को। कब लाया गया? 1883 में। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इसमें विवाद था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, भारतीय न्यायाधीश जो हैं, जो अंग्रेज़ है उसका भी मुकदमा सुन सकते हैं। तो जो अंग्रेज़ है इसका विरोध करते हैं और उस विरोध को क्या बोला गया? श्वेत क्रांति बोला जाता है। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। नोट कीजिएगा, लॉर्ड रिपन थे, इसे नोट कीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो देख लीजिए, मेरठ मुकदमा कब हुआ था? तो 1929 में होता है। उसके बाद काकोरी मुकदमा, ये कब होता है? 1925 में होता है। लाहौर मुकदमा 1815 में होता है, 1815 में होता है। कानपुर मुकदमा कब होता है? तो 1924 में होता है, 1924 में होता है। एक बार जो लाहौर मुकदमा इसे चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कानपुर मुकदमा कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो इसमें सबसे बाद में कौन होता है? तो मेरठ मुकदमा सबसे बाद में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया? लंदन में किसके द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था। और कब प्रारंभ किया गया था? 1905 में प्रारंभ किया गया था, 1905 में आपके प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन जो है जिनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो महादेव देसाई का है, राजेंद्र प्रसाद इनका भी है, जेबी कृपलानी इनका भी है। जबकि जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। कब होता है? 1917 में होता है। महात्मा गांधी इसका नेतृत्व प्रदान करते हैं, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह है उनसे संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं इस बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो एक नाम लिखिएगा, अनुग्रह नारायण थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण थे। उसके बाद नरहरि पारेख, नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता आपसे एग्जाम में, बीपीएससी द्वारा इस पर पूछा भी गया था। नरहरि पारेख, इतना आपको नाम याद रखना है। किस एक्ट के तहत जो है भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके माध्यम से चीन और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कायम रहा, जबकि भारत से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की और भी कंपनियां व्यापार कर सकती थी। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चीन और चाय पर उसका एकाधिकार कायम रहता है, जिसे 1833 में समाप्त कर दिया जाता है, जिसे 1833 में आपके समाप्त कर दिया जाता है। जो अपना गला है ना उसमें दर्द हो रहा है। निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा?
तो खिलाफत आंदोलन के बारे में ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। किसका कथन है? महात्मा गांधी का ये कथन आपका है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो है कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। इसके बारे में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1885 में पारित किया गया था। 1885 में पारित किया गया था। नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो सरदार नित्यानंद के निर्देशन में शुरू किया गया था। सरदार नित्यानंद के निर्देशन में शुरू किया गया था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई? तो कहाँ पर किया गया? पटना में किया गया है। मराठाकालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित था। तो जो मजूमदार है इनका संबंध किस चीज़ से है? तो मजूमदार का संबंध जो है आय व्यय का निरीक्षण से है। साइबेरिया का एक बिरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो कालिंजर के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ? कालिंजर के खिलाफ किया था। कब किया था? 1545 में किया था। 1545 में। और इस समय कालिंजर के शासक कौन थे? तो नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह थे। और इसी युद्ध में जो है शेर शाह घायल हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया? तो किसके द्वारा किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोबारा देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उपाय किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये भी फेमस क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। देवगिरी पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1296 में किया गया था। 1296 में किया गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चंद्रवरदायी हैं। कौन है? चंद्रवरदायी हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदायी हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड है वहाँ पर जो है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है? तो मेलुहा शब्द प्रयोग में लाया गया है। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो जो वैदिक काल में वज्रपति शब्द है किसके लिए प्रयोग में आता है? तो चारागाह भूमि कर अधिकारी के लिए प्रयोग में आता है। महाविवास सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। ये कहाँ पर होता है? तो कुंडलवन में होता है चतुर्थ बौद्ध संगति। इसमें शासक कौन थे? तो कनिष्क आपके शासक थे। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, सेकेंड वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में होता है। जब तीसरा बौद्ध संगति होता है तो उस समय राजा कौन होते हैं? तो अशोक होते हैं। कौन होते हैं? अशोक आपके राजा होते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके गलत सुमिलित है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये भी ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ये भी ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की है? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की है?
तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की है? इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की है? तो गुप्त वंश के शासक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। नंद वंश की समाप्ति के बाद जो है मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश की समाप्ति के बाद जो है मगध पर जो है किस वंश का शासन आता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। किसका आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आपके आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आपके शासन आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में है? नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका शासन आता है? मौर्य वंश का शासन आपके आता है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी याद रखिएगा यात्रा के दौरान जो है किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? फिर से बोलते हैं, चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान जो है किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो कहाँ पर करता है? विक्रमशिला में करता है। कहाँ पर करता है? विक्रमशिला में करता है। लेकिन बाद में जो है चीनी यात्री जो हुएनसांग है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है, कहाँ पर पढ़ता है? 1.5 वर्ष तक जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। लेकिन यात्रा के दौरान जो कहाँ पर पढ़ता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता है। जब नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष की पढ़ाई करता है हुएनसांग, तो इस समय आपके कुलपति कौन है? तो आचार्य शिलभद्र हैं। आचार्य शिलभद्र हैं। बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान शासक है उसका नाम है दाऊद खां कारबानी। दाऊद खां कारबानी है। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन सा था? तो कौन था? देख लीजिए, इसमें निर्वर्तन था, कुलिया बाप ये भी था, द्रोप बाप ये भी था, आढ़ बाप ये भी था। तो सारे कथन आपके ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपकी सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? उर्वरक उत्पादक को बादामी क्रांति बोला जाता है। तो जो उर्वरक उत्पादक है इसे भूरी क्रांति बोला जाता है, ना कि बादामी क्रांति बोला जाता है। बादामी क्रांति किसे बोला जाता है? तो मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति बोला जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। कपास उत्पादन स्वर्ण रेस क्रांति, ठीक है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, ठीक है। आलू उत्पादन गोल्ड क्रांति, ये भी ठीक है। तो गलत कौन है? ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 किया गया था। 12 जुलाई 1982 किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था नाबार्ड की स्थापना। कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से आपको गलत कथन को ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर जारी की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि MSP औसत उत्पादन लागत से कम 50% जो आपके अधिक होना चाहिए। क्या औसत उत्पादन लागत से अगर 100 रुपया लागत है तो 150 में बिकना चाहिए, ठीक है। MSP भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, ठीक बात है। MSP के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, इसमें कोई भी कथन आपकी गलत नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो RBI के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है? देखिए, यह देश के लिए मुद्रा जारी करता है, तो ठीक बात है, करता है तो सही है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है, ये भी ठीक है। वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, ये भी ठीक है। सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है।
तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपसे क्या पूछा था कि कौन सा काम नहीं करता है, तो सारे काम करता है, तो इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई कि हरित क्रांति संभव हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, नॉर्मन बोरलॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता आगे नॉर्मन बोरलॉन्ग है हरित क्रांति के जनक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है, कब होता है? 1966-67 में होता है। नेक्स्ट है फेरा, फेरा की जगह जो है फेमा को कब लागू किया गया? तो 1 जून 2000 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, फेरा की जगह पर जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 1 जून 2000 को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है, इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि भिलाई इस्पात जो संयंत्र है छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र, तो सोवियत संघ के प्रयास से जो है यह सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ग्रेसम के नियम के अनुसार जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। इससे भी आपको पता है कि जो कुछ बुरी खबर होता है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैलता है, और जो अच्छी खबर होता है उसे कोई देखता भी नहीं है। नेक्स्ट है कि किस तिथि को प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को, यहाँ पर देखिए यहाँ भी जून है, यहाँ भी जून है, बस याद रखिएगा 29 जून, ठीक है। किस तिथि को जो है प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। इसमें आपको याद रखना है कि सांख्यिकी दिवस जो है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद PC महालनोबिस द्वारा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जो है 2020-21 में सबसे अधिक FDI किस देश से आया है? तो सबसे अधिक सिंगापुर से आया, सेकेंड में अमेरिका है, तीसरा है मॉरिशस, तीसरा आपके मॉरिशस है। नेक्स्ट है बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है। बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई अड्डा का निर्माण से है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो है रोपवे का विकास से है, पर्वतमाला परियोजना
संबंधित है? दोबारा देखिएगा कि पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है रोपवे के विकास से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसे दोबारा देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 के किस वर्ष तक जो है सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक बोला गया कि सभी गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। मेरे गांव में देखिए बिछाया तो गया है लेकिन चलता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? आप सभी को पता होगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, तो ये गलत है। यूके से लिया गया, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहाँ से लिया गया? कनाडाई संविधान से लिया गया है, ये भी गलत है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, नोट कीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, बिल्कुल ठीक है। समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ये भी ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि कौन सा आपके जो है सही सुमेलित है? तो 3 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। तो 3 और 4 किस में है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत कौन है? तो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। किस भाग में संविधान के है? तो संविधान के भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 56 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में है, मौलिक कर्तव्य 51 ए में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो देख लीजिए, आजीविका का अधिकार है, विदेश यात्रा का भी अधिकार है, प्रतिष्ठा का भी अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता का भी अधिकार है। तो इसमें से क्या है? कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे आपके सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है? मतलब कौन सा कथन इसमें से गलत है? देख लीजिए, अध्यादेश राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के माध्यम से जारी करते हैं, आर्टिकल 123 के माध्यम से। तो पढ़ लीजिए कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति को संसद के 17 साल की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल ठीक है। एक बार जारी किए जाने के पश्चात अध्यादेश केवल संसद द्वारा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। तो एक चल रहा हो तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एक अध्यादेश संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या निरसित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन आपके ठीक है। इसमें से गलत कौन हो जाएगा? सी आपकी गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 पहला वीडियो में इसके बारे में बताए थे आपको हम। राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति, ये भी पहला वीडियो में आया था। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। संसद का सत्र 17 साल तथा भंग करना अनुच्छेद 85 में है, तो ये भी आपके ठीक है। तो सारे के सारे कथन आपके ठीक हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन जो आपके सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? बहुमत दल का शासन तो है, दोहरी कार्यपालिका ये भी है, शक्तियों का पृथक्करण, जो शक्तियों का पृथक्करण है ये किस में है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये आपके संसदीय प्रणाली में है, तो गलत कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विधानसभा में ये जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500, न्यूनतम 60। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सीट किस राज्य की है? तो 404 सीट किसका है? उत्तर प्रदेश में है। 404 सीट किसका है? उत्तर प्रदेश का है। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं, मतलब कि गलत कथन को आपको ढूंढना है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो मुख्य निर्वाचन आयोग हैं वो अपने पोस्ट पर 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहते हैं, जो पहले आपके पूरा उनको हो जाए, ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? 62 नहीं होगा, 65 होगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आपसे गलत ऑप्शन पूछा भी गया था कि इसमें से कौन सा जो कथन है गलत है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? इसे दोबारा देखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक को जो है राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो कोई भी जो बिल है लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 106 में क्या है? तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ता है। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 121 में क्या है? तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, मतलब कि इसमें से गलत कथन को आपको ढूंढना है। यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, ठीक है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्य करती है, तो ये गलत है, बाद में भी काम करती है, सी गलत हो गया। ये समितियां सदन के दौरान, ये जो समितियां हैं सदन के दौरान नहीं, ये समितियां जो सदन के दैनिक कार्यों में भूमिका निभाती हैं, तो ये भी आपके ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? इसमें से गलत कथन को आपको ढूंढना है। धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, तो बिल्कुल ठीक है। सभी धन विधेयक जो है क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, जबकि जो वित्त विधेयक होता है वो आपके धन विधेयक नहीं होता है सभी। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। मतलब कहने का मतलब कि जो धन विधेयक है ना तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और ना तो धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, तो ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई प्राइवेट, आप लोग समझते हैं कि प्राइवेट बिल किसे बोला जाता है? पता है आप लोग को प्राइवेट बिल किसे बोला जाता है? प्राइवेट बिल किसे बोला जाता है? तो प्राइवेट बिल उसे बोला जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं लेकिन सांसद होते हैं। फिर से बोलते हैं, वो मंत्री नहीं होते हैं लेकिन सांसद होते हैं, तो जो सांसद बिल को प्रस्तुत करते हैं उसे क्या बोला जाएगा? प्राइवेट बिल। ध्यान रखिएगा कि जो भी सांसद प्राइवेट बिल को प्रस्तुत कर रहा है वो मंत्री नहीं है। अगर मंत्री कोई भी बिल को प्रस्तुत करेगा तो वो सरकारी बिल में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो श्रम कल्याण शामिल है, वन शामिल है, बिजली शामिल है। प्रतिरक्षा जो आपके है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये केंद्रीय विषय में शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है?
इसमें से कौन आपके गलत सम्मिलित है, देख लीजिए। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, तो ठीक बात है। तीसरी में शपथ है, ठीक है। चौथी में क्या है, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ये भी ठीक है। पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, तो ये आपके अनुसूची 6 में है, ठीक है। अनुसूची 6 में है, 5 में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो अनुसूची 5 है इसमें क्या है, तो अनुसूची 5 में है कि एससी क्षेत्र और एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 5 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेंगे। किसका, लोकसभा के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको याद रखना है जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं उनको वेतन भत्ता जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, जैसे कि सेंटिलीज होती है और भी जनजाति है, तो उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो, ध्यान रखिएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। दोबारा देखिए, इसके बारे में आपको हम बताए थे, शुरुआत में बताए थे आपको हम। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो, पृथ्वी जो है ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी अगर यहीं पर अस्थिर है तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। देखिए कौन सा नहीं होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, तो सही बात है, नहीं होगा। उसके बाद दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा, दिन और रात्रि, इसमें क्या हो जाएगा कि एक साइड आपके दिन तो एक साइड आपकी रात हो जाएगा, क्या होगा, चक्र नहीं होगा। जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, तो ये भी सही बात है। जो जी है गुरुत्वाकर्षण, ये कहाँ पर बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा पर आपके बढ़ जाएगा, भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। केवल एक ऋतु होगी, केवल एक ऋतु होगी, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ऋतु ये क्या है, घूर्णन है, ये सिर्फ जो है यहाँ पर अपने जो यक्ष पर ये घूम नहीं रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो सूर्य है इसका तो क्या कर रहा है, इसका तो परिक्रमण कर ही रहा है ना, इसका तो परिक्रमण कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन इसी दिशा में, लगातार इसी दिशा में ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक ऋतु होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ऋतु कैसे परिवर्तन होता है, जब ये पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमण करता है तो ऋतु का परिवर्तन होता है, जबकि जब घूर्णन होता है तो अपने अक्ष पर क्या होता है, दिन रात का परिवर्तन होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जो नहीं समझे तो एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है, आपको याद भी होगा कि नेपाल इस पर विवाद कर रहा था। उसके बाद है कि बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देफू दर्रा मणिपुर में है, कहाँ पर है, देफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा भाई, तो मणिपुर में आपके तुजू दर्रा कौन है, तुजू दर्रा जो कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में आपके कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो बिल्कुल ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी के द्वारा, ये शायद ये पूछा गया था, या तो पोलावरम पूछा गया था, कोई एक पूछा गया था। पोलावरम परियोजना कहाँ पर है, गोदावरी नदी पर है, ये भी ठीक है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर है, ये गलत है। कौन सा नदी पर है, आप सभी को पता भी है,
चंद्रा नदी पर, कौन सी नदी पर है? चंद्रा नदी पर है, चंद्रा नदी पर है, आप सभी नोट कीजिएगा। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है? चंद्रा नदी पर स्थित है। उसके बाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? अगर देखिए जो अगर डेली प्रैक्टिस सेट अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए सब क्वेश्चन आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रैक्टिस सेट में अपना। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है? तो ऊपर में क्या है? कजाकिस्तान है, और नीचे में उज्बेकिस्तान है, उसके बीच में स्थित है। कहाँ पर? इसके बीच में स्थित है अरल सागर, अरल सागर। इसमें आपको याद रखना है कि जो अरल सागर है ये क्या हो रहा है? सूख रहा है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आपको हम बार बार बताते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक बात है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है, ठीक है। डोबर जल संधि भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसे जोड़ता है? डोबर जल संधि तो उत्तरी सागर, इधर आपके उत्तरी सागर है, ठीक है, और नीचे में क्या है? नीचे में आपके है इंग्लिश चैनल, इसे जोड़ता है कौन? डोबर जल संधि जोड़ता है। और किसे अलग करता है? तो फ्रांस और यूके को, इधर आपके यूके है, इधर आपके फ्रांस है, उसे क्या करता है? अलग करता है। बास जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ता है, तो ठीक बात है। तो इसमें गलत कौन हो गया? सी वाला गलत हो गया, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है? अब देखिए हल्ला शुरू हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अपना वीडियो कंप्लीट भी होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान है, बिल्कुल ठीक है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुछताछ हंगरी में, तो इसमें से सारे के सारे सही सम्मिलित है, गलत कोई नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, आसान है। ओमान, मस्कट, वियतनाम, हनोई, फिजी, सूबा, फिलीपींस, मनीला है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 17.7%, 17.7%। और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? तो मत्स्यचीली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो सारे कथन आपके ठीक है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 150 सवाल को डिस्कस किया गया। 150 में से आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग देखिए डेली अपना सेट को फॉलो करते हैं तो हम गारंटी देते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में आपका 120 से 125 नंबर, इतना गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आपने डेली ईमानदारी से सेट को फॉलो किया और जो आपको पता नहीं है उसे कॉपी में आपने नोट किया, उसे रिवीजन किया, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।